welcome back to the channel. So today in this series of lecture आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे that is सेल ऑर्गेनेल और उसमें भी मेजरली अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो पहले तो इन सेल ऑर्गेनेल को हम लोगों ने उसके लेयर्स के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो कुछ ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है यानी नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यानी एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन यानी 2 मेम्ब्रेन्स की लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बेसिस में हम लोगों ने डिवाइड करा है जिसमें नो यानी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, वो सेल ऑर्गेनेल क्या है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कोई भी लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये सेल ऑर्गेनेल्स दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के केस में क्या होता है प्रेजेंट होता है। और जो हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है वो कौन से है हमारे, वो सेल ऑर्गेनेल जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है वो है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है हमारा गोल्जी बॉडी, तीसरा है लाइजोसोम्स एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल्स। तो ये वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि कैसे हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसका मतलब इसके ऊपर सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है। और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि इस लेयर के बेसिस पे हमने देखा जो ये सभी हमारे क्या है सेल ऑर्गेनेल्स है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, जिसमें जो राइबोसोम्स है वो बोथ जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब यूनिवर्सल लेयर सबके केस में प्रेजेंट है, वैसे ही जो राइबोसोम्स है हमारे वो भी चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हो, सभी में सेल ऑर्गेनेल ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस एंड लाइसोसोम्स, ये तीनों जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है ये एनिमल्स के और प्लांट्स दोनों के केस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो वैक्यूल्स है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे मेजरली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाले वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल्स के केस में जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में ये वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लाइक प्रोटोजोन्स, उनके केस में स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और डबल मेम्ब्रेन में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी सभी ऑर्गेनेल्स में सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट वो किस में प्रेजेंट होता है, केवल प्लांट्स के सेल में। तो इसी बेसिस पे हम लोग ये हमारे सभी क्या हो गए सेल ऑर्गेनेल जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया उनके मेम्ब्रेन के बेसिस पे। अब हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। मेजरली यहाँ पे आज जिसकी बात करेंगे वो है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्या है, इसके अंदर तो पहले तो कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारे 4 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं जो कि वही हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो हम लोगों ने इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रखा है इस बात को समझते हैं, और इसका सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में काम करते हैं। जैसे कि हम जब हम लोग अपना सेल देखते हैं तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस से अटैच होता है हमारे क्या, इसी न्यूक्लियस से अटैच होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी के आगे प्रेजेंट होते हैं गोल्जी। तो किस तरीके से ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। सपोज जैसे ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या काम करता है, जैसा कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, इसका मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम्स में जो कहाँ प्रेजेंट है ईआर में।
तो इसका मतलब ईआर में क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या आ गया, प्रोटीन। तो पहले प्रोटीन का क्या होता है, मॉडिफिकेशन। पहले हमारे प्रोटीन का क्या होता है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बाद गोल्जी में क्या होता है, उसी प्रोटीन की क्या होती है, पैकेजिंग। जैसे कि आप अमेज़न से सामान लेते हैं, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से सामान लेते हैं, तो पहले सामान को बनाया जाता है, बने हुए सामान को पहले उसको क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग में कि कौन सा सामान किधर जाना है, हमें कहाँ उस सामान को भेजना है। जैसे सेल में भी सारी सिग्नलिंग्स प्रेजेंट होती है कि ये जो हमारा प्रोटीन या लिपिड या मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, हमें उसे कहाँ भेजना है। अगर सामान में कुछ गड़बड़ी आ गई तो ये वापस से ईआर को भेजता है मॉडिफाई करने के लिए कि कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, अब ये सही हो सकता है। अगर वो सामान इतना ख़राब हो चुका है कि अब वो सही नहीं हो सकता, वही जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है या लिपिड मॉलिक्यूल्स है, तो उसे डिस्कार्ड करने के लिए हम लोग लाइसोसोम्स में भेजते हैं। क्योंकि लाइसोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, अभी हम लोग जब इसको डिटेल्स में देखेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा लाइसोसोम्स, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब लाइसोसोम क्या हो गया, कोई भी सेल जो कि अभी उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है, या फिर बहुत ओल्ड सेल्स हो चुके हैं, या फिर कुछ प्रोटीन में उसकी मॉडिफिकेशन में या पैकेजिंग में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो फिर गोल्जी उसको लाइसोसोम से भेज देता है, जो क्या करता है, उसी सेल को, उसी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और वैक्यूल्स के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इन सभी में क्या कहीं राइबोसोम्स ईआर का ही पार्ट है, इन सभी में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया या हमारे क्लोरोप्लास्ट या फिर पेरोक्सोसोम्स जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इन सब में उनका काम कहीं आया है, नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हुए हैं वो कौन से हैं, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इसका मतलब ये सभी कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं। तो यही पूरा एक सिस्टम जो मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का, डिस्ट्रक्शन का, एक्सक्रीट आउट जो हो गए हमारे मॉलिक्यूल्स, वो सभी कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इसी सिस्टम में जैसे कि आप कह दें कि क्या डिस्ट्रक्शन मॉलिक्यूल्स का पहले हो जाए या वो पैकेजिंग पहले हो जाए, मॉडिफिकेशन बाद में हो, ये तो नहीं हो सकता है। पहले मॉडिफिकेशन होगा, फिर पैकेजिंग होगी, देन डिस्ट्रक्शन एंड देन इट विल बी स्क्रीट आउट। तो इसका मतलब इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि सपोज आपको दे दिया गया कि पहले गोल्जी दे दिया गया, फिर आपको लाइसोसोम्स दे दिया गया, फिर वैक्यूल्स दे दिया गया, और फिर दे दिया गया ईआर। तो आपसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दिया रहेगा और ये सीक्वेंस दिया रहेगा, तो इसका मतलब ये गलत है। सीक्वेंस क्या सही है आपका, पहले ईआर आएगा, फिर गोल्जी आएगा, फिर लाइसोसोम्स आएगा एंड देन आएगा वैक्यूल्स। तो और ये सभी कैसे हैं, सभी हमारे कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये सभी कैसे हैं, सिंगल, क्योंकि जल्दी इनका फंक्शन करना होता है, बहुत ही रैपिड इनका फंक्शन होता है, बहुत जल्दी सिंथेसिस होती है, पैकेजिंग होती है। अगर सामान मतलब उसको वेस्ट बाहर थ्रो आउट करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, तो पेनिट्रेशन में उनको अंदर मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ये सभी कैसे होते हैं, इनका अडेप्टेशन कैसा हुआ है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये बात हो गई हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग ईआर का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें सबसे पहले जैसा आपको पता था कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके पास प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास। तो ये हमारा न्यूक्लियोलस है, यानी यहाँ क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के बाद ये क्या प्रेजेंट है, जैसा कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स की, क्योंकि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इसका मतलब यहाँ कैसे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। इसी न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर। इसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर, जहाँ यहाँ जो डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, डीएनए से आरएनए बनता है, वही आरएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ इसी पोर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा राइबोसोम्स की तरफ, ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। फिर आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर येलो कलर का बना हुआ है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास, लेकिन ये अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए हैं।
कुछ सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए और कुछ ट्यूब्यूलर लाइक। और इसी स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि जो सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर है इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये मॉलिक्यूल्स ही हैं हमारे क्या, राइबोसोम्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका जो सरफेस है वो क्या है हमारा, रफ हो गया है। और इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है इसलिए इसका सरफेस कैसा है, स्मूथ। तो राइबोसोम्स प्रेजेंस होने की वजह से ये इसका सरफेस रफ हो गया जिसकी वजह से इसका क्या नाम पड़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है ऐसे, तो ये क्या है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देख रहे हैं हम लोग, को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स सरफेस। तो जहाँ वो राइबोसोम्स की मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसका सरफेस रफ है तो उसका नाम दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहाँ स्मूथ वाले में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है तो उसकी सरफेस स्मूथ है, इससे इसका नाम क्या दिया गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर किसने सबसे पहले दिया था, ये टर्म किसने कॉइन किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो थे हमारे साइंटिस्ट पोर्टर इन द ईयर 1953। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले पोर्टर ने ये टर्म दिया था। तो ये बात हो गई हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की, इसका मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है और जो फंक्शन है वो सारी बातें डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप हमें आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।